नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम लेकर आए कक्षा 12वीं हिंदी ओपन बुक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी के प्रश्न पत्र के सभी क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको। तो देखिए, आपको पेपर फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को एक भी स्किप मत करिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपको इस सभी के बारे में पूरा बताएंगे, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आपको पूरा पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा एक एक करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अलंकारहीन कविता की कला। दूसरे का आंसर हो जाएगा कला साधना की अपेक्षा समाज सेवा को महत्व देना। तीसरे का हो जाएगा उपमा अलंकार। चौथे का हो जाएगा सहिष्णुता। पांचवें का हो जाएगा परिपत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरना है पराधीन, दूसरे में भरना है बैर, तीसरे में भरना है पर्याय, चौथे में भरना है हरिशंकर परसाई, पांचवें में भरना है श्रृंगार रस। इसके बाद देख लीजिए 1 से 15 तक के सभी क्वेश्चनों के आंसर। मीरा की भक्ति मधुर भावयुक्त है। अधिनायकता क्या है? दूसरों का शासन करना। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र। ऋतुराज बसंत। सत्य सत्य, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। तुलसीदास की भाषा शैली कैसी थी? तुलसीदास की भाषा शैली के विषय में बात करें तो वह लोक भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा अवधी थी। उदाहरण रामचरितमानस, पार्वती मंगल आदि। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर, व्यक्ति की आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मनुष्य की दिनचर्या में उसके सुबह से लेकर शाम तक के सारे क्रियाकलाप व गतिविधियां आती हैं। हमें अपने दिन भर के कार्यक्रमों के बारे में पूरा पता होना चाहिए। व्यक्ति के आदर्श दिनचर्या क्या? प्रातः शीघ्र उठना, शौच इत्यादि के निवृत्त होना एवं स्नान करना, प्रभु स्मरण, चाय नाश्ता, कार्य क्षेत्र जाना, दोपहर भोजन, सायंकालीन पुरुषार्थ, दैनिक चार्ट भरना, डायरी लिखना, शयन। निबंध का अर्थ और दो निबंधकारों के नाम लिखिए। निबंध का अर्थ क्या होता है? निबंध शब्द निधन बंध से बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह बंधा हुआ। अपने विचारों एवं भावों को भाषा में भली भांति क्रमबद्ध बांधना ही निबंध कहलाता है। दो निबंधकारों के नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी कवि ने जगत को तपोवन क्यों कहा है? कवि ने जगत को तपोवन इसलिए कहा है क्योंकि उनकी नज़र में जब वन में गर्मी पड़ती है तो सभी प्राणी अपने आपसी मतभेद और टकरार को भूलकर पेड़ों की छांव में एक साथ बैठ जाते हैं। इससे कवि यह संदेश देना चाहता है कि जब पशु पक्षी अपने आपसी मतभेद और शत्रुता भूलकर एक साथ रह सकते हैं तो मानव क्यों नहीं रह सकता। इसके बाद नेक्स्ट है, सातवां क्वेश्चन है, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश का उद्देश्य। मैंने अनपढ़ बनाए रखने की साजिश पाठ पढ़ी और मेरे मत के अनुसार शिक्षा और साक्षरता का प्रचार करने के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। कम से कम 10वीं शिक्षा देश के हर निवासी के लिए अनिवार्य हो। हर सरकारी लाभ लेने वाले के लिए 10वीं तक के व्यक्ति की पढ़ाई आवश्यक होनी चाहिए। प्रतिवेदन लेखन की 4 विशेषता बताइए। प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है, विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन ऐसा हो जिससे सारी बातें सरल और स्पष्ट हों। इसके बाद नेक्स्ट है, मुझे कदम कदम पर कविता में केंद्रीय भाव। बताया गया है कि चौराहे मिलना बहुत अच्छा है। ये रिश्ते में संकट बनकर नहीं बल्कि विकल्प बनकर हमारे सामने आते हैं, यानी हमारे समझ जितने रास्ते होंगे
उतने ही विकल्प होंगे और हम उनमें से जो विकल्प चुनेंगे वह अपने आप में अनेक अन्य विकल्प लिए हुए होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, रैदास ने किस आधार पर ईश्वर को निर्गुण माना है? महान कवि रैदास ने ईश्वर भक्ति के आडंबर को तरजीह नहीं देते हुए निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल और जल निरर्थक हैं। इसका कोई सही प्रयोजन नहीं है। ये झूठे एवं खोखले हैं। इसलिए रैदास जी कर्मकांडों आडंबर से युक्त निर्मल मन से अंतर मन में ही ईश्वर की आराधना करने चाहते हैं। वे निर्गुण भक्ति के सार्थक सिद्ध करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। कहानी एक उपन्यास वाक्य को स्पष्ट कीजिए। एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखन का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी भाव को स्पष्ट करते। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता है। प्रेमचंद जी ने कहानी को संगीत का एक रूपक देते हुए कहा है कि वह ध्रुपद और जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी पूर्ण प्रतिभा का परिचय देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। इतना इतिहास यहीं से कविता का क्या तात्पर्य है? उपरोक्त पंक्ति महादेवी जी ने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए लिखा है कि इस विस्तृत जग में मेरा कोई नहीं है। मेरा इतिहास यही है कि मैं कल भी और आज, कल थी और अब नहीं हूँ। इन पंक्तियों में कवित्री ने भौतिक जगत की नश्वरता पर ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि इस नश्वर परिचय संसार में किसी भी कोने पर मेरा अपना कोई नहीं है। मेरा अस्तित्व कल था लेकिन आज नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16वां। युवा पीढ़ी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के लिए स्वाधीन चेतना का होना बहुत आवश्यक है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। विचार शक्ति सब कुलपति भांति दूसरों के कंधे में नियंत्रण में होता है। प्रश्न नंबर 17वां। क्रोध करने से क्या हानि होती है? लिखिए। क्रोध मूलतः सामना करो या भागो प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। मुख्य रूप से यह हृदय गति, रक्तचाप और तनाव के स्तर में वृद्धि का कारण बनता है। सांस लेने की दर बढ़ जाती है। जब क्रोध की आपत्ति बार बार और प्रबंधित होती है तो शरीर में उपापचय में परिवर्तन तीव्र हो जाता है। नियंत्रण क्रोध के दुष्प्रभाव हृदय घात, आघात, प्रतिरक्षा में कमी, त्वचा संबंधी समस्या, अनिद्रा, उच्च ताप, कब्ज की शिकायत, सिर दर्द, नकारात्मक भावनाएं। इसके बाद नेक्स्ट है 18वें का और का आंसर है भाषा शैली। महादेवी जी कुछ प्रारंभिक कविताएं ब्रजभाषा में किंतु बाद में संपूर्ण रचनाएं खड़ी बोली में की। इसके बाद नेक्स्ट है मीराबाई का जीवन परिचय। प्रश्न नंबर 20वां है प्रतिवेदन की परिभाषा लिखिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई का जीवन परिचय देख लीजिए आप। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान चौकड़ी ग्राम राजस्थान। मृत्यु 1546 ईस्वी में। संक्षिप्त जीवन परिचय। कृष्ण की अनन्य उपासिका, प्रेम दीवानी, राजस्थान की कवित्री थी। ये जोधपुर के राजा रत्न सिंह की पुत्री, जोधपुर के संस्थापक एवं राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। बाल्यकाल में ही इनके माता का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इनका लालन पालन इनके वैष्णव भक्त दादा राव दूधा जी ने किया था। मीराबाई का विवाह सन 1516 ईस्वी में लगभग राणा साड़ा सांगा के पुत्र महाराणा भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति का देहांत हो गया। इन्होंने बाद में श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया और उनके प्रेम में दीवानी हो गई। भाषा साहित्य ब्रजभाषा, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। प्रमुख रचनाएं नारसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, राम सोरठा के पद, गरबा गीत। भक्ति काल सगुण काव्य धारा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां है आप रोहन गोस्वामी सुभाष नगर दुर्ग में रहने वासी। अपने मोहल्ले में सफाई नहीं होती। नगर निगम महापौर को इस संबंध में एक शिकायत पत्र लिखिए। सेवा में श्रीनगर प्रबंधक, नगर निगम सुभाष नगर दुर्ग मोहल्ले में सफाई के संदर्भ में। महोदय, हम वार्ड नंबर 13 के निवासी। इस पत्र से माध्यम से हम आपका ध्यान मोहल्ले के साफ सफाई दुर्व्यवस्था की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। इस वार्ड में लोग यहाँ गंदगी के कारण बहुत परेशान हैं। हमारे मोहल्ले में पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों के किनारे गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं। जगह जगह नालियां बंद हो गई हैं, जिससे पानी सड़कों पर फैला हुआ है। इससे कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि हमारे मोहल्ले का निरीक्षण कर जल्द साफ सफाई करवाई जाए और कार्यवाही कर नियंत्रित सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जाए। इसके लिए समस्त वार्डवासी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद ऐसे है विज्ञान वरदान व अभिशाप। विज्ञान वरदान व अभिशाप या विज्ञान और मानव जीवन। प्रमुख बिंदुओं पर विचार करेंगे। प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में। विज्ञान अभिशाप के रूप में उपसंहार। विज्ञान वरदान के रूप में देख लीजिए। विज्ञान वरदान के रूप में यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल से मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेलगाड़ी, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि आविष्कार के रूप में दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। संचार के क्षेत्र में दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में,
शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, विज्ञान अभिशाप के रूप में। कोरोना वायरस निबंध, दूसरा निबंध कोरोना वायरस पर। उपसंहार, कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार, यहाँ से स्टार्ट होता संक्रमण, रोग का कारण, रोकथाम, वायरस। कोरोना कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के कुछ उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार, कोरोना वायरस से निपटने की खोज, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।